Welcome all. Let's start with the today's daily Hindu analysis, which is full of important news, important events which have occurred. Now, आज का जो न्यूज़पेपर है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो दो टॉप के न्यूज़ आप देख भी रहे हैं, सो दिस रिलेटेड टू फॉरेन अफेयर्स. सो वी आर गोइंग टू सी दिस. यहाँ पे हम अलकायदा चीफ जो आयमन अल जवाहिरी हैं, ठीक है ना, हु हैज़ बीन किल्ड इन द यूएस स्ट्राइक. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हिम ऑन द एडिटोरियल पेज ऑल्सो एंड ओवर हियर ऑल्सो. देन फॉरेन पेज पे बहुत बड़ा आर्टिकल इनसे आया इज रिलेटेड विद हिम. Okay, so that is also you can say a gist of whatever we are going to do in editorial and the front page. Now, related with China Taiwan, we are going to see this issue. It is becoming another flashpoint between China and US, as we already know. Now, why China is fuming over the visit of नैन्सी पेलोसी इन ताइवान, क्या इशू है ये, क्यों हमेशा ताइवान को लेकर चाइना इतना सेंसिटिव रहता है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दैट इन अ ग्रेट डिटेल ओवर हियर. देन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वी आर गोइंग टू डू अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो एग्जाम में आपके काफ़ी ज़्यादा आता है. दैट इज़ अबाउट ट्रेड डेफिसिट, वाई इट इज़ वाइडनिंग. और इसको हम रिलेट करेंगे, जो कल हमने जीएसटी कलेक्शन के बारे में पढ़ा था उससे हम रिलेट करेंगे कि भाई वहाँ पे एक पॉइंटर है विच सेट दैट येस जो जीएसटी कलेक्शन है वो इम्पोर्ट से बहुत ज़्यादा है. अगर आज हम देखेंगे तो येस इंडियाज इम्पोर्ट इज़ राइजिंग एंड एक्सपोर्ट इज़ डिपिंग एंड दैट हैज़ लेड टू वाइडनिंग ऑफ ट्रेड डेफिसिट. Along with that, after that from sports we have very important news coming from Commonwealth Games. India ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है in weight lifting. We have number of medals in weight lifting, but today also we have medal related to lawn bowls, then table tennis. So we are all going to see that. Then related to environment, दो न्यूज़ आज काफ़ी important है आपके लिए. One is Antarctica bill, ठीक है. इससे रिलेटेड हम करेंगे अंटार्कटिका ट्रीटी. तो आज का वो एडिटोरियल पढ़ने के बाद अंटार्कटिका का सारा प्रश्न जो है, आपका जो भी डाउट है वो सॉल्व हो जाएगा. देन रिलेटेड विद मंकी पॉक्स, सम न्यू डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू मंकी पॉक्स ऑल्सो वी विल डू. लेट्स स्टार्ट द न्यूज़. द फर्स्ट न्यूज़ इज पेलोसी लैंड्स इन ताइवान, चाइना स्लैम्स यूएस. अब यहाँ पर जो नैन्सी पेलोसी हैं, शी इज़ द स्पीकर इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? इट इज़ द लोअर हाउस ऑफ यूएस कांग्रेस. मतलब यूएस के पार्लियामेंट को, जैसे हम पार्लियामेंट कहते हैं अपने लुटियंस दिल्ली में, वैसे वहाँ के पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं, ठीक है. अभी जो कांग्रेस है वहाँ का पार्लियामेंट हो गया. अब जैसे हमारे यहाँ पे भी है लोअर हाउस एंड अपर हाउस. तो लोकसभा इज़ द लोअर हाउस, हाउस ऑफ पीपल, एंड राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स. तो वैसे वहाँ पे भी है हाउस ऑफ पीपल या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हम कहते हैं उसको, वो वहाँ का लोअर हाउस हो गया, ठीक. और दूसरा है सीनेट, दैट इज़ अपर हाउस, मीन्स काउंसिल ऑफ स्टेट्स. तो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, ठीक, नैन्सी पेलोसी, फाइन. एंड शी इज़ फ्रॉम डेमोक्रेट पार्टी, पार्टी फ्रॉम विच द यूएस प्रेसिडेंट इज. सीनेट का चेयरमैन कौन होता है? जैसे हमारे यहाँ पे सीनेट का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट. उसी तरीके से वहाँ पे भी सीनेट का जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है. वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आज एक एडिटोरियल है, उसको भी हम ठीक से पढ़ेंगे. नाउ कमिंग टू दिस, इफ यू विल जस्ट सी दैट नैन्सी पेलोसी जो हैं, इनका ये रिकॉर्ड रहा है दैट शी इज बीइंग क्रिटिकल ऑफ चाइनाज एक्शन इन ताइवान, हांगकॉन्ग, तिब्बत एक्सेट्रा. एंड नाउ शी हैज़ लैंडेड इन ताइवान. एंड चाइना ने पहले भी यूएस को वार्न किया था दैट यूएस इज़ इग्नोरिंग द वन चाइना पॉलिसी, ठीक है, विच यूएस हैड agreed in the past in the joint communique. तो यूएस ने स्टार्टिंग फ्रॉम 1974, ओके, सो यूएस ने क्या किया कि 3 कम्युनिक साइन किया चाइना के साथ. इन दैट चाइना गेव डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन टू पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इट इज़ मेन लैंड चाइना, एंड इट एक्सेप्टेड वन चाइना पॉलिसी. अब ये वन चाइना पॉलिसी क्या है? वन चाइना पॉलिसी is the policy in which the mainland China recognizes Taiwan as the province of China. मतलब ताइवान कोई सेपरेट कंट्री नहीं है, वो एक चाइना का प्रोविंस है. ये मेनलैंड चाइना, मतलब जो जी जिनपिंग जिस पार्टी को लीड करते हैं ये उनका व्यू है. बट जो ताइवान की जो पार्टी है दैट इज़ रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान को हम कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना. तो वहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानते हैं, एक सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी मानते हैं, ओके. सो नाउ House of Representative Nancy Pelosi's visit to Taiwan
सो दैट्स वाई चाइना इज़ फ्यूमिंग एंड सेइंग कि जो ये वन चाइना पॉलिसी है जो यूएस ने पास्ट में एग्री किया था, अब यूएस जो है उसको डाइल्यूट कर रहा है। ओके, सो इसको ना डिप्लोमेटिक सर्कल में इसको एक टर्म कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी। स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी, ठीक है, मतलब यूएस इज डाइल्यूटिंग इट्स स्टैंड ओवर वन चाइना पॉलिसी। अच्छा, ये जो स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी है इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है ताइवान रिलेशंस एक्ट। ताइवान रिलेशंस एक्ट 1979। अब देखिए ये एक्ट जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब यूएस ने चाइना के साथ 3 कम्युनिक साइन किया तो 1979 में ही यूएस ने ताइवान के साथ एक और एक्ट साइन किया, दैट इज कॉल्ड एज ताइवान रिलेशंस एक्ट। एक एक्ट पास किया अपने कंट्री में। इस एक्ट के अंदर ये है कि दैट यूएस कैन हेल्प ताइवान, ओके, फॉर सेल्फ डिफेंस। ये इंपॉर्टेंट है, दैट यूएस कैन हेल्प ताइवान विद सेल्फ डिफेंस, मतलब कि अगर ताइवान के ऊपर कोई अटैक करना चाहे तो यूएस कैन हेल्प ताइवान। फाइन, सो फ्रॉम हियर दिस इज द रूट कॉज ऑफ दिस स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी। ओके, now over here if you will just see that again the China and US they have come face to face because of this visit, okay, and we will see the future course of action whatever is happening. Now the second reason is that why, ये देखिए इससे रिलेटेड एडिटोरियल भी है तो मैं उसको यहीं पे डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। फाइन, सो यहाँ पे एक रीज़न और है दैट वाई चाइना इज़ फ्यूमिंग। रिसेंटली अक्टूबर के आसपास चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग होने वाली है और जो जी जिनपिंग है जो अभी 69 ईयर्स के हैं वो अपना 3rd टर्म स्टार्ट करेंगे एज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। ठीक है, तो ये पॉलिटिकली सेंसिटिव टाइम चल रहा है वहाँ पे और उस वक्त अगर यूएस से अगर ऐसा हो सो दे हैव टू रिस्पॉन्ड स्ट्रांगली, अदरवाइज यहाँ पे क्या होता है कि जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उनको जो मैसेज जाता है वो थोड़ा गलत हो जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न, ओके, that why China is responding very strongly at this point of time. Okay, the next is rupee not collapsing says finance minister। तो रुपी अभी स्ट्रेंथन हो चुका है, ठीक है, इट्स फेयरिंग बेटर एंड इफ़ यू विल जस्ट सी दैट पहले जो 80 को क्रॉस कर गया था अब वो थोड़ा सा उसके नीचे 78 पॉइंट है। तो यहाँ पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर शी वॉज giving the speech in Rajya Sabha and she has said that Indian rupee is not failing and RBI and government they are working to fix this problem. So we already know that rupee was depreciating because of the outflow of foreign portfolio investment from India and this was followed by a rising interest rate in US. तो USA में जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा था बिकॉज इन्फ्लेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया है। 40 साल में ऐसा इन्फ्लेशन कभी नहीं देखा गया है। अभी जो लास्ट स्टैटिस्टिक्स है हमारे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंगली यूएसए में 9.1% इन्फ्लेशन है विच इज़ हाईएस्ट इन लास्ट 40 ईयर्स। सो यूएस फेडरल रिजर्व इट स्टार्टेड मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग, that is increasing the interest rates for foreign portfolio investors. They started pulling out their money, but now because some steps taken by RBI, now the foreign portfolio investment has again rebounded and rupee is strengthening marginally against the dollar. Now the next is Al-Qaeda chief killed in US strike in Kabul. ठीक है, तो अल-जवाहिरी इनका नाम है, अयमान अल-जवाहिरी। सो ही वाज द लीडर ऑफ अल-कायदा आफ्टर द डेथ ऑफ ओसामा बिन लादेन इन 2011 एंड ही वाज किल्ड इन ड्रोन स्ट्राइक इन काबुल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये जानना कि ही हैज़ बिन किल्ड इन काबुल। अब हम इनका थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं फटाफट। दैट जवाहिरी ही इज़ एन इजिप्शियन डॉक्टर turned terrorist. Okay, so he was born in 1951 in Cairo and he was inspired by the radical writings of Egyptian Islamist Sayyid Qutb. Okay, and this Sayyid Qutb, he was hanged by then Egyptian Prime Minister Nasser, okay, for radical writing. Now he became a surgeon in 1970s and also became active in militant circle. And he became the right hand of Osama bin Laden and he has coordinated with 9/11 attacks that killed nearly 300 people. इससे पहले
1988 में भी जब यूएस एम्बेसीज पे अटैक हुए थे अफ्रीका में, सो ही वाज पार्ट ऑफ दैट थिंग आल्सो. ओके, so he was number 2 in Al Qaeda and after the death of Osama bin Laden he became number 1. अब देखिए यहाँ पे he is considered as the mastermind of September 11 2001 अटैक. ये वो अटैक है, ठीक है, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुआ था. नाउ यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ दोहा एग्रीमेंट या दोहा एग्रीमेंट, ठीक है, 2020. देखिए हम ये सब जानते हैं कि 2021 में अगस्त 15 को तालिबान ने काबुल पे कैप्चर किया, अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया. ठीक, बाय 31 अगस्त 2021 देयर वाज कंप्लीट विथड्रॉवल ऑफ यूएस फ्रॉम अफगानिस्तान. दैट हैपेंड अंडर दोहा एग्रीमेंट 2020 व्हिच वाज साइंड बिटवीन तालिबान एंड डोनाल्ड ट्रंप व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट. फाइन, द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस दोहा एग्रीमेंट इज दैट the national government of Afghanistan, which was led by Abdul Ghani, it was not the party in Doha agreement. अब दोहा एग्रीमेंट 2020 के अगर कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे अगर आप देखेंगे तो वो एक तो ये है दैट यूएसए विल विड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान. तो यूएसए ने वो अपना वादा पूरा किया, 31 अगस्त तक विड्रॉ कर गया. फाइन. दूसरा वादा ये था कि तालिबान विल नॉट अलाउ अफगानिस्तान टू बिकम सेफ हेवन फॉर अदर टेररिस्ट ग्रुप्स. ठीक है. तीसरा वादा ये था कि तालिबान विल टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड इट विल रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज एंड ह्यूमैनिटेरियन राइट्स. अब हम दूसरे वादे पे आते हैं. दूसरा वादा क्या था कि तालिबान विल नॉट अलाउ अफगानिस्तान टू बिकम सेफ शेल्टर फॉर अदर टेरर ग्रुप्स. नाउ तालिबान currently is fighting ISIS in Afghanistan. ISIS have bombed many they have carried out bombing in Kabul and other parts of Afghanistan. बट अगर हम देखेंगे कि तालिबान के कंट्रोल में जब अफगानिस्तान आया तो उसके पहले अल ज़वैरी ही वॉज इन पाकिस्तान, आफ्टर दैट ही केम टू अफगानिस्तान. ओके, सो ओवर हियर इफ यू विल जस्ट सी दैट देयर इज़ वन नेटवर्क विच इज़ कॉल्ड एज हक्कानी नेटवर्क. ठीक है, हक्कानी नेटवर्क. तो ये हक्कानी नेटवर्क जो है इसका जो चीफ है ही इज़ द इंटीरियर मिनिस्टर इन अफगानिस्तान. जैसे हमारे यहाँ पे होम मिनिस्टर होता है तो वहाँ पे इंटीरियर मिनिस्टर, जो हक्कानी नेटवर्क के चीफ हैं ही इज़ द इंटीरियर मिनिस्टर. एंड हक्कानी नेटवर्क इज सेड टू बी वेरी क्लोज टू अल कायदा. बट यहाँ पे दोहा एग्रीमेंट में क्या प्रॉमिस था कि दैट दे विल नॉट अलाउ तालिबान टू बिकम शेल्टर फॉर अदर टेररिस्ट ग्रुप्स. ओके, so this is the problem over here that Taliban may not be following this. Yeah, so see Sirajuddin Haqqani, so he is the leader of Haqqani faction who is currently Taliban's interior minister and he has close link with Al-Qaeda. चल अब हम आते हैं एडिटोरियल पे. पहला एडिटोरियल हम पहले ये करेंगे, अ टर्निंग पॉइंट इन क्रिप्टो रेगुलेशन लेड बाय यूरोप. सो लेट मी गिव यू सम ब्रीफ. क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है, इसको हम वर्चुअल करेंसी भी कहते हैं, वर्चुअल करेंसी. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वर्चुअल करेंसी. अब कुछ इम्पोर्टेंट आपने नाम सुना होगा क्रिप्टो करेंसी का, दैट इज़ बिटकॉइन. ठीक है, बिटकॉइन. फाइन. अभी जो बिटकॉइन है इट इज़ अ वर्चुअल करेंसी. जो जितने भी वर्चुअल करेंसीज होते हैं, ठीक है ना, दे आर डिसेंट्रलाइज्ड. और ये डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए. डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब किसी का भी इस कॉइन पे कोई कंट्रोल नहीं है. फाइन, दैट इज़ कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइज्ड. जैसे कि अगर हम देखेंगे जो नॉर्मल करेंसी हम यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड एज फियाट करेंसी. ठीक है, जैसे हम पैसा जो यूज़ करते हैं ना, पेपर करेंसी टाइप ऑफ फियाट करेंसी, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक. ठीक, बट जो क्रिप्टो करेंसीज या वर्चुअल करेंसीज होते हैं दे आर डिसेंट्रलाइज, दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय एनीवन. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग ओवर हियर. फाइन. अगर इफ दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय एनीथिंग, फर्स्ट थिंग. सेकंड, इनकी जो ट्रांजैक्शन है वो वर्चुअल वर्ल्ड या इंटरनेट के थ्रू होती है. फाइन, गॉट इट. एक स्पेशल टेक्नोलॉजी है जो विच रन्स दिस बिटकॉइन, दैट इज कॉल्ड एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. ओके, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी
It is called as distributed ledger, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. अब जैसे बिटकॉइन की अगर हम बात करें, बिटकॉइन के ऊपर एक लिमिट है. बिटकॉइन 21 मिलियन से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, उससे ज़्यादा ये प्रोड्यूस होगा ही नहीं, ठीक है. और अभी तक कितने बिटकॉइंस इशू हो चुके हैं? 18 बिलियन. फाइन. नाउ सी, अब बिटकॉइन का मैंने आपको प्रॉब्लम क्या बताया? दे आर डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है. देयर ट्रांजैक्शंस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट. फाइन. So many countries including India and China, they are seeking ban on private cryptocurrencies, ठीक है. उसके बाद there are many who wants to regulate this cryptocurrencies, they want to regulate this cryptocurrencies. Fine. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में there is one crypto bill 2021, क्रिप्टो करेंसी बिल 2021. वो दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कहता है. पहला, it prohibits the transaction in private cryptocurrencies, ठीक है. Second, it allows RBI to come up with the central bank digital currency. Fine. So this is the stand taken by India. But अब हम इस आर्टिकल में हम करने वाले हैं about यूरोपियन यूनियन. फाइन. तो हम यूरोपियन यूनियन ने क्या स्टैंड लिया है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो यूरोपियन यूनियन हैज़ लेड अ वे. Okay, so European Union has come out with the draft to control cryptocurrency. Fine. So if you will just see that it is just like a GDPR. GDPR क्या है? 2016 में the European Union came with General Data Protection Regulation, which was published in 2016 and implemented in 2018. This gave consumer the right over their data. That is, it is related with consumer data protection and privacy. Fine. So this GDPR, it introduced a framework for seeking user content and introduced progressive rules such as right to forget. That is an important contribution of this GDPR. कि मतलब जो as a user, if I am generating data on any social media platform, I have the right to control it, and I also have the right to forget. But if someday if I want that my everything from the internet should be deleted, then it will be deleted. Then in India also, in JK Puttaswamy case, got it. The Supreme Court has upheld the right to privacy under Article 21. तो अब जो ये रेगुलेशन है अबाउट क्रिप्टो करेंसी, उसका नाम क्या है? मिका, ठीक है. दैट इज मिका. मिका का फुल फॉर्म क्या है? रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स, और मिका. सो इट इज ऑल्सो, इट हैज़ कम फ्रॉम यूरोपियन यूनियन. सो इफ यू जस्ट सी दैट first important thing, that this MiCA, it proposed to regulate crypto asset services and crypto asset issuers. Fine. Now the second is, it aims to promote protecting the consumer, because cryptocurrencies, they are very much open to volatility because of speculation होती है, फिर volatility होती है, so consumers they might lose their values. Transparency and governance standards. फाइन. जैसे कि एग्जांपल लो, जो क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, दे विल बी लाइबल इफ द इन्वेस्टर लूज देयर एसेट और देयर वैल्यू, एंड दिस सर्विस प्रोवाइडर्स, दे विल बी सब्जेक्ट टू मार्केट रेगुलेशंस ऑफ यूरोपियन यूनियन, लाइक मार्केट एब्यूज, मार्केट मैनिपुलेशन एंड इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है. उसके बाद मिका जो है वो दो टाइप के वर्चुअल करेंसीज में डिमार्केशन करता है. एक को कहता है स्टेबल कॉइन्स, ओके, फ्रॉम क्रिप्टो एसेट्स. तो क्रिप्टो एसेट्स अलग हैं, स्टेबल कॉइन्स अलग हैं. अब ये स्टेबल कॉइन्स क्या है? वो क्रिप्टो करेंसीज विच आर बेंचमार्क्ड विद सम करेंसी और कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड ए स्टेबल कॉइन. तो फॉर देम द रूल्स आर, इशूअर्स ऑफ स्टेबल कॉइन्स, ओके, दे मस्ट मेंटेन रिजर्व्स टू कवर ऑल क्लेम्स ऑन द कॉइन्स. मतलब उनके पास अपना एक रिजर्व होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर वैल्यू घट रहा है, ठीक है ना, तो यूजर्स के पास, इन्वेस्टर्स के पास मैकेनिज्म होना चाहिए कि दे कैन रिकवर दैट वैल्यू, दे शुड हैव द रिजर्व. व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज रिसेंटली एक टेरा USD है, इट वाज एन एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन, बट दे डिड नॉट हैड एन एडिक्वेट रिजर्व, ठीक है. तो जब वो ब्रेक होना स्टार्ट हुआ, तो इट लेड टू सिग्निफिकेंट लॉस टू रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. Okay. Now in this article there is very less factual information, but I will give you the gist of this article, and I will recommend you that you should read this article. Now what is this article about? This article is about freebies and social development, ठीक है. जैसे कि अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे
तो पार्ट 4 आता है अबाउट DPSP, द ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टेट्स। उसके अंदर राइट टू लाइवलीहुड, protection against vulnerability, maternity benefit, old age benefits, food security, they are all part of DPSP. Most of these, some of the DPSP, they have become the rights, legal rights, and some have become the fundamental rights. For example, if you will just see right to education, it has become the fundamental rights. उसके बाद अगर हम देखेंगे, there are certain Food Security Act 2013, so right to food, it has become the legal right. Then मनरेगा, right to livelihood, okay, it has become the legal right. okay, अब यहाँ पे फ्रीबीज का जो डेफिनेशन है, ठीक है, ठीक है, अब उसके बारे में देखिए यहाँ पे बात क्या हो रही है। फ्रीबीज का मतलब इलेक्शन के टाइम जो पॉलिटिकल पार्टीज अनाउंस करती हैं, ठीक है, वेलफेयर स्कीम्स या कुछ भी, ठीक है ना, कभी कभी दे ऑल्सो अनाउंस दैट दे विल डिस्ट्रीब्यूट टीवी और अदर थिंग्स, ओके, कभी कभी वो भी अनाउंस करते हैं, पर कभी कभी दे ऑल्सो अनाउंस वेलफेयर स्कीम। बट यहाँ पे जो फ्रीबीज की बात हो रही है, क्या अगर फ्रीबीज में अगर हम वेलफेयर स्कीम्स को रखते हैं, ठीक है ना, तो दिस आर्टिकल इज सेइंग कि देयर आर मैनी वेलफेयर स्कीम्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू अटेन अ वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कम टू राइट टू फूड, दैट इज फूड सिक्योरिटी एक्ट, एंड अंडर इट प्रधानमंत्री अन्न योजना, ठीक है, तो दिस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ओके, इट इज प्रोवाइड्स food grains to 80 crore people, especially during the COVID-19. Same is with Manrega, providing jobs, especially during distress, during drought. So this article is actually saying that these schemes are very much necessary because they act as a security net during hard times like COVID, distress, drought, etc. And if these schemes are gone away, अगर यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ठीक है ना, वो इंडिया का नहीं हो पाएगा। The next is recalling India's Antarctic activities. तो friends, let's come to Antarctica, ठीक है, it is one of the 7 continents. अब हम Antarctic region किसको मानते हैं, तो this is very important. There is one Antarctica Treaty 1961, ठीक है, there is one Antarctica Treaty 1961. So any region beyond 60 degrees south, okay, it is called as Antarctic region, it is called as Antarctic region, ठीक है। उसके बाद this Antarctic Treaty 1961, it provides for sustainable utilization of this area for research, for studying climate change, etc. But it prohibits military action or nuclear activities in Antarctica region. The next thing about Antarctica region is that it is an inhabitable region, मतलब यहाँ पे आपको कोई भी इंडिजीनियस पॉपुलेशन नहीं मिलेगा। फाइन, दैट इज अबाउट एंटार्क्टिका। अब हम आते हैं कि दैट रिसेंटली आवर पार्लियामेंट हैज़ पास द एंटार्क्टिक बिल 2022 regulating the activities in Antarctica region. It calls for search of vessels visiting Antarctica, taking permissions before visiting Antarctica for any expedition, etc. ओके, अब इसकी जो पूरी शुरुआत है इंडिया में, इट स्टार्ट्स फ्रॉम it starts from 1956, ठीक है। So if you will just see over here that Jawaharlal Nehru and V.K. Krishna Menon, they first brought this Antarctica regions question in United Nations, okay। उसके बाद क्या होता है कि because of the other factors like Suez crisis, Hungary crisis, okay, this lost steams. But what happens that many countries, that is 12 countries who had a direct stake in Antarctica, they started discussions among themselves, and on December 1st 1959 the Antarctica Treaty was signed in Washington DC, okay। So this is very important factual information, fine। उसके बाद if you will just see that January 9 1982 India's, okay, in first Antarctic expedition, it reached Antarctica. It was called as Operation Gangotri, okay, and Syed Zahur Qasim was the secretary of the newly created Department of Environment in April 1981, okay, and then after 3 months a new department was created, that is Department of Ocean Development,
Then after this, what happens that India becomes the member of Antarctic Treaty, and after a few days China also becomes member of Antarctic Treaty. If you will just see that why it is very important for us having an research base in Antarctica, so we have to see the ecological dimension of Antarctic region. So it gives greater knowledge of Indian Ocean and monsoons, life in ice-bound regions, and marine biodiversity. Okay. Then the second expedition was led by V.K. Raina on December 10th, 1982, and he challenged the IPCC report that Himalayan glaciers will melt by 2035. Later we will see that India becomes the member of Antarctic Treaty in 1983 and China becomes its member in 1985. Today the treaty has 46 members, okay, and it also has its convention on marine living resources and a protocol on environmental protection. Then we will just see that we have 3 research stations over there, Dakshin Gangotri, okay, then Maitri in 1988 and Bharti in 2012. So these are the 3 research stations of India in Antarctica. Along with that, if you will just see that India also has its research station in Arctic region, that is called as Himadri. Okay, so it was inaugurated in July 2008, and after that India got observer status in Arctic Council, which is the 8 country groups. The next is infographic. So if you will just see over here that northeastern states, like 70% of the area covered by forest has substantially declined in northeastern states. So if you will just see that Arunachal Pradesh, Manipur and Assam, they have recorded more than 1000 hectares of forest land diverted for non-forest purposes, and Assam, Arunachal and Mizoram, they have recorded the maximum increase in forest land encroachment in last 20 years. The next is Enforcement Directorate. ठीक है, so we are doing about Enforcement Directorate Chief Tenure. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस आया था, बाद में वो एक्ट भी बन गया, that is called as Amendments made to Central Vigilance Commission Act. So this act was promulgated and it gave power to government to extend the tenure of ED Director, that is Enforcement Director, up to 5 years. उसके बाद जो भी करंट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर हैं संजय कुमार मिश्रा, उनको एक्सटेंशन मिला है अप टू नवंबर 2022. The next is world looks at tricolor with respect. So tricolor, Union Ministry of Culture has launched Har Ghar Tiranga campaign. So Tiranga will be hoisted in every household. That is the aim of this campaign. It has been launched by Union Ministry of Culture. Our flag, okay, it was adopted by Constituent Assembly on 22nd July 1947. okay, कल मैंने आपको बताया था कि हमारे नेशनल फ्लैग को किसने डिज़ाइन किया है, तो प्लीज़ राइट हिज नेम इन द कमेंट बॉक्स. द नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल गेट्स अप्रूवल फ्रॉम लोकसभा. तो ये बिल है, ठीक है. सो दिस बिल allows the environmental laws and wildlife protection law to become compatible with international treaty. इस international treaty का नाम क्या है? Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Okay. Now if you will just see the CITES, CITES. So it was signed in Washington DC on March 3rd, 1973. And later it was amended in 1979. It regulates the trade of those endangered plant and animal species who are threatened in the world. The next is monkeypox case. So we know monkeypox case, it is spreading in Europe very fast, and now India, which earlier had 4 cases of monkeypox, now there are total 8 confirmed cases of monkeypox. मंकी पॉक्स के 2 क्लैड होते हैं, एक होता है सेंट्रल अफ्रीकन क्लैड कॉन्गो बेसिन वाला, और एक होता है वेस्ट अफ्रीकन क्लैड. ठीक है, अभी जो सर्कुलेशन में है वो वेस्ट अफ्रीकन वाला है. ठीक. सो केरला हैज़ रिपोर्टेड 5 केसेस टिल नाउ एंड दिल्ली हैज़ रिपोर्टेड 3 केसेस. अलॉन्ग विद दैट
ICMR has also floated an expression of interest for development of वैक्सीन. अभी हम कौन सा वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं? स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीन हम यूज़ करते थे वही वैक्सीन हम मंकी पॉक्स के लिए भी यूज़ करेंगे, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली. एक ही फैमिली से दोनों बिलोंग करते हैं, ऑर्थोपॉक्स वायरस. द नेक्स्ट इज अगेन वन लाइनर. रशिया लेबल्स यूक्रेन्स अजोव रेजिमेंट एज अ टेररिस्ट ग्रुप. तो एक अजोव रेजिमेंट है, क्या है ये देखिए. सो इट इज़ अ वॉलंटियर बटालियन, मतलब जो वॉलंटियर अपने आप को करना चाहते थे तो उनको यूक्रेन ने एनलिस्ट किया अंडर अजोव रेजिमेंट. फाइन. सो नाउ रशिया हैज डेजिग्नेटेड दिस अजोव वॉलंटियर बटालियन एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. और अब जो भी मेंबर रशिया ने कैप्चर किए हैं दे विल हैव लॉन्गर jail terms. Fine. So Russia is saying that they are from far right groups like neo-Nazis. So see the history. The battalion was formally incorporated into Ukraine's National Guard in 2014 as it helped fight Kremlin-backed separatists in eastern Ukraine. Currently they are fighting alongside Ukrainian troops to rebel Russia's offense in Ukraine. The next is New START Treaty. So if you will just see the New START Treaty, पहले हम देख लेते हैं. So the New START Treaty was signed in 2010 by President Barack Obama and Russian President Dmitry Medvedev. What is the aim of New START Treaty? To limit the deployed nuclear warheads. Deployed मतलब जो war के लिए तैयार है. To be at 1550 and 700 deployed missiles and bombers. ओके. तो ये लिमिट करता है डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स बाय बोथ रशिया एंड यूएस. सो 2010 में साइन हुआ था, तो 2021 में ये ख़त्म होने वाला था. बाद में इसको एक्सटेंड किया गया बाय 5 years, दैट इज़ 2026. नाउ सिंस रशिया यूक्रेन क्राइसिस इज गोइंग ऑन, बट स्टिल कैमरिन हैज सेड दैट इज रेडी फॉर टॉक्स विद यूएस ऑन न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल. The next is trade deficit. So what is trade deficit? Difference between merchandise export and import is called as trade deficit. इंडिया का जो import है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और export जो है वो dip हो रहा है. So we are seeing continuous trade deficit in India, that is now it is pegged at $31 billion. So अगर हम मई का देखेंगे तो it was $24.3 billion. जून का देखेंगे तो it is $26.2 billion. हाई ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि आपका जो डॉलर है वो जा रहा है बाहर और कम डॉलर हम अर्न कर रहे हैं. ठीक है. सो इफ यू विल जस्ट सी ओवर हियर दैट इम्पोर्ट बढ़ते ही जा रहा है. ठीक है ना. इट इज़ करेंटली एट $66.26 billion, बट गुड्स एक्सपोर्ट्स इट इज़ डिक्लाइनिंग, दैट इज बाई 0.8%. फाइन. नाउ कमिंग टू रूपी जम्प्स 53 पैसा टू क्लोज एट 1 month हाई. So what are the reasons? FII inflows. What is this FII? FII का मतलब होता है Foreign Institutional Investors. It is same as FPI, Foreign Portfolio Investors. तो यही एक major reason था that why rupee was depreciating. Now FII inflows have started. Okay, and crude oil prices are also going down, and you can see slowing of inflation in US. So these are some of the market sentiments which are helping for rupee to gain strength against US dollar. 3 इवेंट्स ऐसे होने वाले हैं फ्यूचर में जिसके ऊपर हम लोगों को आंख लगा के रखना है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है. वो दिखाएंगे कि क्या पूरा फ्यूचर कोर्स होगा रूपी का. एक होगा ओपेक प्लस मीटिंग. व्हाट इज ओपेक? ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज. दिस इज अ ग्रुप ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज. ओके. सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका हेडक्वार्टर वियना में. तो उनकी मीटिंग होने वाली है. दे विल डिसाइड अबाउट द प्राइस एंड कट्स इन प्रोडक्शन, देन RBI मॉनेटरी पॉलिसी एंड US जॉब रिपोर्ट. नाउ लेट्स कम टू कॉमनवेल्थ गेम्स. सो कॉमनवेल्थ गेम में अगर हम देखेंगे तो इंडिया हैज़ वन गोल्ड इन लॉन बॉल्स गोल्ड. इट इज़ कंट्रीज फर्स्ट एवर लॉन बॉल्स गोल्ड. ठीक है. दिस लाउन बॉल्स गोल्ड में देयर वाज अ टीम कंसिस्टिंग ऑफ लवली, पिंकी, नयनमोनी एंड रूपर रानी. ओके. दे डिफीटेड साउथ अफ्रीका टू गेट गोल्ड मेडल इन लाउन बॉल्स. देन टेबल टेनिस, इंडिया हैज़ गॉट गोल्ड इन टेबल टेनिस ऑल्सो. देन इफ यू विल जस्ट सी वेट लिफ्टिंग, तो वेट लिफ्टिंग में अगर देखेंगे विकास,
So this is his second silver. So he has finished second in the 2014 Glasgow edition, and now he got bronze in Gold Coast, but now he has got silver, which is his third CWG medal. Okay, so he lifted so he participated in weightlifting in men's 96 kg, and he lifted the total weight of 346 kg. The next is Harjinder Kaur. So she has won the bronze medal in women's 71 kg weightlifting tournament. Okay, so these are the new developments about the sports. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.